हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ टॉप 40 क्वेश्चंस जो कि आपके पेट के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं सामान्य हिंदी फर्स्ट पेपर से स्टार्ट करूँगा और जो सामान्य हिंदी के जो 20 क्वेश्चंस होंगे और उसके अलावा आपके जीके जीएस और पॉलिटी के 20 क्वेश्चंस होंगे। और आप लोगों को इनमें से ये बताना है कि आपके 40 में से टोटल कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और ये जो हमारा आज का टेस्ट है ये हमारा पेट एग्ज़ाम पे है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। पेट एग्ज़ाम से रिलेटेड यह टेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें निर्देश दिए हैं। निर्देश क्या दिया हुआ है एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है। निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक निम्न गद्यांश को पढ़ें एवं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो दोस्तों फटाफट गद्यांश पढ़ लीजिए। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो यह इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। हम मनुष्यों को कुछ ना कुछ बनने का आधार पर अपने भविष्य का नींव रखना आरंभ करते हैं। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। हम चिकित्सक, इंजीनियर, राजनेता, अभिनेता, सरकारी कर्मचारी, अध्यापक कुछ भी बनने की सोच सकते हैं। हमारी शिक्षा का स्तर भी लक्ष्य स्तर तक पहुंचने का मार्ग है। शिक्षा ही लक्ष्य तक पहुंचकर अपने को स्वीकार कराती है और यह मनुष्य के जीवन में बहुमूल्य रत्न के समान है जो किसी के द्वारा चुराया व मिटाया नहीं जा सकता। यक्ष के द्वारा पूछे गए प्रश्न की विदेश में मनुष्य को साथी कौन होता है। ठीक है, विदेश में मनुष्य का साथी कौन होता है, तो युधिष्ठिर द्वारा इसका उत्तर दिया गया विद्या। विदेश जाने पे अगर किसी व्यक्ति का कोई साथी है तो वह है उसकी एजुकेशन, विद्या। ठीक है, महाभारत के युधिष्ठिर व यक्ष के संवाद, इस संवाद को स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा प्राचीन काल से ही मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण रही है। तो ये था आपका गद्यांश। अब गद्यांश से रिलेटेड 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपनी बात को प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक ने क्या उदाहरण प्रस्तुत किया। तो उसने क्या उदाहरण प्रस्तुत किया था दोस्तों? अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए, क्योंकि अभी गद्यांश मैंने जस्ट रीड किया है। ठीक है, तो लेखक ने यहाँ पे केवल युधिष्ठिर और यक्ष के बीच में जो संवाद हुआ था उस संवाद का एक प्रश्न जो है उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने किया है। तो यहाँ पे क्या कही, जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। युधिष्ठिर व यक्ष के बीच जो संवाद हुआ था उसको लेके उन्होंने एग्जाम्पल दिया था। अगला प्रश्न है, विदेश में मुख्य का साथी होता है, यानी आदमी का विदेश में जो बहुत मित्र होता है, साथी होता है, जो उसकी हर जगह मदद करता है, वो कौन करता है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि जब आप विदेश जाएंगे तो वहाँ पे आपको केवल और केवल अपना जो ज्ञान होगा, जो विद्या होगी, जो शीर्षक है, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है यहाँ पे शीर्षक यानी किस चीज़ के बारे में यह पूरा गद्यांश कहा गया है, किस चीज़ को महत्वता दी गई है। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन है, फटाफट इसका राइट ऑप्शन बताएं। और ये समझने वाला क्वेश्चन है तो आप लोगों को फटाफट इसका राइट ऑप्शन बताना है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा शिक्षा का महत्व, क्योंकि यहाँ पे लेखक ने पूरा और पूरा शिक्षा पे जोर दिया है, तो यहाँ पे शिक्षा का महत्व के लिए है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, अपने अपने खिलौने 1957 और भूले बिसरे चित्र 1949 उपन्यास की साहित्यकार की रचना है। दोस्तों ये 3 उपन्यास दिए हुए हैं यहाँ पे, भूले बिसरे, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ठीक है, और अपने अपने खिलौने। ये तीनों उपन्यास किस रचनाकार के हैं आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, राइट ऑप्शन आपको चुन के बताना है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा और कौन वह है जिसने जो है तीनों उपन्यासकारों को, तीनों उपन्यास के लेखक हैं, फटाफट बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है भगवती चरण वर्मा। क्या है? भगवती चरण वर्मा की यह तीनों उपन्यास है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, भगवती चरण वर्मा की यह तीनों उपन्यास है और उन्हीं के द्वारा यह लिखी गई थी। टेढ़े मेढ़े रास्ते जिसका संपादन 1946 में और 1957 में अपने अपने खिलौने, तथा उसके अलावा आपका भूले बिसरे चित्र जो है
1949 में हुआ था, ठीक है। और ये भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई थी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारी उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के हृदय रिक्त स्थान पे क्या भरेंगे, यहाँ पे क्या फिल करेंगे, आप लोगों को बताना है। फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, कौन सा हम विकल्प लेंगे और इसमें फिल करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं, कवि के हृदय में जो भाव स्वतः उच्छ्वासित होता है, क्या होता है, उच्छ्वासित होते हैं, वे गीत का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उच्छ्वासित यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। लिखा वही है आपका तीनों ऑप्शन में, लेकिन थोड़ा सा ये गलत लिखे हैं। इनका जो लिखने का तरीका है वो गलत है। यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगा दी है, यहाँ पे उद्वासी कर दिया, यहाँ पे उच्छ्वासी कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा। थोड़ी थोड़ी जो है गलतियों से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक अजीव, यहाँ पे रिक्त स्थान है, की तरह जूझते रहते हैं, रिक्त स्थान भरें। यहाँ पे लोक अजीव, यहाँ पे वह शब्द है जो आपके 4 ऑप्शन में दिया हुआ है। आपको राइट ऑप्शन चुन के बताना है कि इसका राइट ऑप्शन कौन है। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, लोक आजीवन क्या कहते हैं, आजीवन टट्टू की तरह जूझते रहते हैं। किसकी तरह, टट्टू की तरह, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे बहुत लोग बीमारी भी कर देते हैं, लेकिन बीमारी इसका गलत जवाब होगा। टट्टू की तरह जूझते रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 7, नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे के अर्थ का चयन करें। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन चुन के बताइए फटाफट इसके कमेंट बॉक्स में। नमक मिर्च लगाने मुहावरे का अर्थ किसी भी, इसका अर्थ क्या होता है आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, फटाफट इसका राइट ऑप्शन बताइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए दोस्तों। कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको, ताकि जब भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से किसी भी चीज़ का रिप्लाई देंगे, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देंगे, तो ऑटोमेटिक वो आपको कहीं ना कहीं याद हो जाएगा, क्योंकि उसमें आप बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना अर्थात नमक मिर्च लगाना। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, बढ़ा चढ़ा कर कहना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाथ मलते रह जाना मुहावरे का अर्थ है। हाथ मलते रह जाना मुहावरे का अर्थ है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन आपको चुन के बताना है कि हाथ मलते रह जाना मुहावरे का अर्थ कौन सा है। फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में। मुहावरे का अर्थ बताना है, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है, कक्षा 8 का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाथ मलते रह जाने का मतलब होता है पछताना। ठीक है, याद रखिएगा, पछताना। जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो पछताना ही होता है। अगला क्वेश्चन है, बिरहा हस्ती तन सले हाय करे चिच्चूर, इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। यह पंक्ति दी गई है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, फटाफट इसका राइट ऑप्शन बताइए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो अलंकार है वो है आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्योंकि यहाँ पे एक की दूसरे से तुलना हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बिखरे मोती, यहाँ रिक्त स्थान है, का पहला कहानी संग्रह है। बिखरे मोती का पहला कहानी संग्रह कौन सा है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 लेखकों के नाम, सही ऑप्शन आपको चुन के बताना है फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, सन 1932 में यह पत्रिका संपादन हुई थी, बिखरे मोती, और यह लिखी गई थी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा। ठीक है दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई थी सन 19। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, वह व्यक्ति न्यायप्रिय था, वर्तनीगत त्रुटि सुधारे। तो यहाँ पे इस जो वाक्य है, इस वाक्य में कहाँ पे त्रुटि है आप लोगों को बताना है। ठीक है, फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों विकल्प आपके अलग अलग दिए हुए हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसके बाद जवाब दीजिए। तो दोस्तों वह व्यक्ति न्यायप्रिय था, जो सही वाक्य लिखा जाएगा वह ऐसा होगा, वह व्यक्ति न्यायप्रिय था, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग, रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारें। अब हमको ये बताना है कि ये जो बुराई लिखा है, बुराई में कौन सी मतलब त्रुटि है, तो फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ जो बुराई लिखी हुई है, बुराई, तो यहाँ पे अच्छाइयों को ग्रहण करें, क्या लिखा है यहाँ पे, अच्छाइयों को ग्रहण करें। तो यहाँ पे क्या होगा, बुराई का त्याग करें नहीं होगा, यहाँ पे होगा बुराइयों का त्याग करें। क्या होगा दोस्तों, बुराइयों का त्याग करें। अर्थात इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही होगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के हिंदी के क्वेश्चन भी करेंगे तो क्वेश्चन हमारे बहुत ईजी होते हैं, बस आप लोगों को समझने होते हैं। निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, राइट ऑप्शन बताने का कष्ट करें, फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं दोस्तों इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हिंदी साहित्य का जो काल था, जो हिंदी साहित्य का काल था, वो था आपका 650 ईस्वी से 1350। और 1350 ईस्वी से, ये आपको जोड़ना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा एक बार में, 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक जो था वो था भक्ति काल। और 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक जो था वो था आपका उत्तर मध्यकाल। और जो अभी प्रेजेंट टाइम में 1850 से, जो 1850 से 2021 चल रहा है, ये आपका आधुनिक काल है। ठीक है, इसको मशीनरी युग भी बोलते हैं और कल भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं बताता हूँ जो हिंदी साहित्य का संयुक्त काल विभाजन नहीं किया गया था, तो वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। संयुक्त काल क्या होगा, संयुक्त काल का कोई विभाजन नहीं हुआ था, बल्कि हिंदी साहित्य काल, भक्ति काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल का विभाजन हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्रियापरक व्याकरण कोटि चिन्हित कीजिए। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हैं, राइट ऑप्शन बताइए इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है। कोटि चिन्हित करना है, कोटि कारक। ठीक है, क्रियापरक व्याकरण कोटि कारक है। ठीक है, अब व्याकरण की वह कोटि जिसमें क्रिया निहित होती है उसे कारक कहते हैं, याद रखिएगा। और कारक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है करने वाला। कारक मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, कर्ता मतलब जो करने वाला होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका कारक। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है। जुगुप्सा एक किसी रस का स्थायी भाव है और यह रस किससे संबंधित है आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन चुन के फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं किसका। पहले मैं इसका राइट ऑप्शन बता देता हूँ। राइट ऑप्शन आपका बी नंबर है, विभत्स रस। ठीक है, और जब किसी दृश्य को देखकर मन में जिज्ञासा या घृणा के भाव या परिपक्व पाई जाए, वहाँ पर विभत्स रस होता है। अब अगर इसे मैं अपनी भाषा में बताऊं आप लोगों को, जब किसी दृश्य को देखकर आपके मन में प्यार या घृणा या उसको लेके आप कुछ भी सोचते हैं, वहाँ पर विभत्स रस होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द बताइए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन चुन के बताइए। ग्रस्त, ग्रस्त का जो विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। विपरीतार्थक शब्द वो होता है जो उसके एकदम अपोजिट हो। ठीक है, तो ग्रस्त का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा दोस्तों, वो होगा लुप्त। क्या होगा, ग्रस्त है तो ग्रस्त का जो विलोम होगा वो होगा मुक्त। ठीक है, और मुक्त जो है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा मुक्त। क्या होगा, मुक्त, क्योंकि ग्रस्त है ये, और ग्रस्त के बाद इसका जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो होगा मुक्त। क्या होगा, मुक्त होगा, क्योंकि पहले ये किसी बीमारी से ग्रस्त था, अब बीमारी ने छोड़ दिया तो यह मुक्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मूक का विपरीतार्थक शब्द बताइए। मूक, अब मूक क्या कहते हैं, मूक का मतलब क्या होता है। अगर आप हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी वाक्यों को थोड़ा सा फोकस कीजिए। मूक का मतलब क्या होता है, मूक का मतलब होता है ना बोलने वाला। ठीक है, तो इसका विपरीत अर्थ क्या होगा, ज़्यादा बोलने वाला, यानी वचाल। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही होगा, वचाल। ठीक है दोस्तों,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, तिमिर का विपरीतार्थक शब्द बताइए। दोस्तों यहाँ पे विलोम ही पूछ रहा है और 4 क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आप लोगों को समझना चाहिए। तो देखते हैं, तिमिर का विपरीतार्थक शब्द बताइए। अब तिमिर, तिमिर का विपरीतार्थक शब्द फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से दोस्तों बताइए कि तिमिर का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। अब पहले हम समझ लेते हैं तिमिर का मतलब क्या होता है। तो तिमिर का मतलब होता है कि बहुत, जैसे कि आप यहाँ पे जो तिमिर का जो सही विपरीतार्थक शब्द है वो है आलोक। अब आलोक से हम पता करें तो आलोक मतलब बहुत पॉजिटिव वाला, तिमिर कह सकते हैं बहुत छोटा, या रात में अंधेरा कहते हैं ना तिमिर। तो आलोक मतलब अलौकिक, खुला हुआ, दिखता हुआ, अच्छे साफ सुथरा, समझ रहे हैं ना। तो वो होता है, इसका मैं अर्थ आपको समझा रहा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, प्रत्यक्ष का विपरीतार्थक शब्द बताइए। आप लोगों को पता होगा इसको, तो आप लोग तुरंत बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रत्यक्ष का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है। तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होता है परोक्ष। क्या होता है दोस्तों, परोक्ष होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, परोक्ष। ठीक है, याद रखिएगा, परोक्ष जो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, सामान्य का विपरीतार्थक शब्द बताइए। सामान्य मतलब होता है एक स्थिर जगह में खड़े होना, और सामान्य का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो होगा विशिष्ट। क्या होगा, विशिष्ट होगा, या अधम या निकृष्ट होगा। क्या होगा, विशिष्ट होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं आपके जीके जीएस के क्वेश्चन। जीके जीएस के क्वेश्चन आपके क्या हैं, संविधान के क्वेश्चन है। संविधान के अभी आपके टॉप 20 क्वेश्चन पेंडिंग हैं। तो 20 क्वेश्चन आप देखिए और इसका सही जवाब फटाफट मुझे बताइए। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि इंटर तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो आपका लियान में स्थित है, याद रखिएगा लियान में स्थित है। और इसके अलावा मैं इंटरपोल से रिलेटेड कुछ बात बताना चाहता हूँ आपको। लियान जो कि पेरिस में है, ठीक है, पेरिस के पास है इंटरपोल का मुख्यालय, लियान जो कि पेरिस के पास है। और इंटरपोल जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस व्यवस्था है, ठीक है। और यह रेड कॉर्नर सूची के अधीन अपराधी या आतंकवादी आदि को पकड़कर संबंधित देशों को सौंपता है या देता है, ठीक है। और उससे संबंधित सूचना उपलब्ध कराता है। ज़रूरत पड़ने पर आवश्यक कार्रवाई भी इंटरपोल करता है। इंटरपोल उन देशों को काफ़ी लाभ पहुंचाता है जो देश किसी अन्य देश से प्रत्यार्पण संधि से नहीं जुड़े होते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, स्वच्छ भारत मिशन किस लिए है। 4 ऑप्शन दिए हुए, राइट ऑप्शन चुन के बताइए स्वच्छ भारत मिशन किस लिए है। तो इसका राइट ऑप्शन बताने मैं बताता हूं दोस्तों। जो स्वच्छ भारत मिशन है वह है आपको भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए ही तो यह मिशन चालू किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि भारत को स्वस्थ और स्वच्छ बनाने के लिए ही यह ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए रीड करते हैं 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, हाइड्रोजन हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है। तो फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा कि अन्य जो तारे होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम आयनिक गैसों के बीच धूल के बादल किस कारण से होते हैं। तो दोस्तों उस चीज़ को कहते हैं, जो बादल होता है उस चीज़ को कहते हैं नेबुला। क्या कहते हैं दोस्तों, नेबुला कहते हैं जिससे धुंध दिखाई देती है। और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि से जो है धुंध होती है। और सन 1755 में, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। सन 1755 में सर्वप्रथम इमैनुअल कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या निबूला सिद्धांत द्वारा, किस सिद्धांत द्वारा, नेबुला सिद्धांत द्वारा, नेबुला सिद्धांत द्वारा जो है सिद्धांत के आधार पर किया था, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 44 क्या कह रहा है, चलिए रीड करते हैं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील
निम्नलिखित में से कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन आप चुन के बताइए कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों ये मैं क्वेश्चन आपको 4 से 5 बार बता चुका हूँ। यह झील कश्मीर में है और यह उलर झील के नाम से फेमस है। किस झील के नाम से फेमस है दोस्तों? तो यह आपकी उलर झील के नाम से फेमस है और यह जो झील है यह आपकी कश्मीर में है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ जो पुष्कर झील है यह कहाँ पे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्कर झील आपकी राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं बात करूँ आपकी जो है कांवर झील की, किस झील की? कांवर झील की, जो कि बिहार में है। पूछी बहुत बार जाती है कांवर झील, कांवर झील बहुत बार पूछी गई है। कांवर झील जो कि बिहार में है। ठीक है, पुष्कर झील जो कि राजस्थान में है और उलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये सबसे ज़्यादा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों। कब किया गया था? तो ये किया गया था 1885 ईस्वी में। और इसके जो उस टाइम के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके ब्योमोश चंद्र चटर्जी। कौन थे? ब्योमोश चंद्र चटर्जी थे। याद रखिएगा दोस्तों, ब्योमोश चंद्र चटर्जी। दोस्तों किसी भी टॉपिक से अगर कोई आपको ऐसा टॉपिक मिलता है जिससे आप 2-3 बातें कह सकते हैं तो ज़रूर बताएं। कांग्रेस की स्थापना जो है बॉम्बे के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो कि बॉम्बे में यह विश्वविद्यालय है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, जो इनका प्रथम अधिवेशन हुआ था इसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। और ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का जनक माना जाता है। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि कांग्रेस का जनक किसे माना जाता है तो वो है आपके ए.ओ. ह्यूम। क्या है? ए.ओ. व्यूम, ये है आपके कांग्रेस के जनक। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 क्या कह रहा है? जीएसएम का पूरा नाम क्या है? जीएसएम का पूरा नाम क्या है? फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। जीएसएम का पूरा नाम क्या होता है? तो जीएसएम का पूरा नाम होता है आपका ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। क्या होता है दोस्तों? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। जीएसएम का जो कार्य होता है विश्व स्तर पर मोबाइल सिस्टम को निर्बाध बनाए रखना होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो जीएसएम क्या होता है? इसका जो फुल फॉर्म मैंने आपको बताया तो वो होता है आपका जो है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। क्या होता है दोस्तों? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। थोड़ा सा ये आपका सामने आ गया है, मैं इसको हटा देता हूँ पहले से। सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 47 क्या कह रहा है? किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन बताइए फटाफट, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे उनको बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। और खान अब्दुल जो गफ्फार खान थे इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। याद रखिएगा इनके बारे में 2-3 टॉपिक। इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, और उसके अलावा इनको जो है बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, इनको सीमांत गांधी भी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्या कह रहा है? यहाँ पे रिक्त स्थान है। मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुस आदि के व्यवहार का अध्ययन करें। दोस्तों नाभ की संलयन की प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से सूर्य में होती हैं। मैं आपको बता देता हूँ फटाफट इसका राइट ऑप्शन। शायद से मेरा वीडियो पुश हो गया था। नेक्स्ट फिर से बताता हूँ, किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। ठीक है, आसमान की ओर से फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों फेंका जाता है? क्योंकि एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है।
आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आपको फटाफट इसका राइट ऑप्शन मेरे कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताना होगा। और इसके साथ आपके फैमिली ग्रुप या फ्रेंड सर्कल में कोई भी जो है पेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।